का जवाब देंगे कि जो बीजेपी की बी टीम बीएसपी का आरोप लगता है, आपको ऐसा लगता है? देखो, मैं किसी को नहीं कहता कोई आरोप के लगा, जब कोई काम करेगा तो आरोप तो लगेगा। देखो ये तो नेचुरल है। ऐसा क्या किया कि आरोप लगेगा? देखो ऐसा है, जिन लोगों को काम पसंद नहीं आता वो आरोप लगाते हैं। सभी दलों को अपनी अपनी छूट है कि अपने प्रत्याशी को लड़ाएं, सभी को। और रही बात उनकी, उनको जो करना है, मैं तो उनके लिए दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। वो स्वस्थ रहें, उनके लिए बहुत सारी मंगल कामना, वो हमारी बड़ी हैं। मैं तो चाहता हूं कि मुझे कामयाब होते देखें, उनका आशीर्वाद मुझे ऐसे मिलता रहे। आप मेरा झगड़ा मत कराओ भाई। नहीं, बात नहीं। अब मैं ये जानना चाहता हूं, आप उनके साथ काम करते रहे तो, और वहां से जो आपकी राजनीतिक ट्रेनिंग मिली, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि जो पार्टी बहुजन का सबसे बड़ा मूवमेंट चला के वहां तक पहुंची थी, फिर आपने छोड़ने का फैसला कर दिया? नहीं, उन्होंने मुझे निकाला। जब मैं जेल गया 2017 में, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा के मुझे निकाला कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और देखो, एक नौजवान होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है। मैंने बहुत प्रयास किया कि हम मिलकर काम कर लें, लेकिन मैं ये भी नहीं दिखाना चाहता कि नौजवानों में हिम्मत नहीं होती। मैं शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाला हूँ, शहीद उधम सिंह को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये भी नहीं महसूस कराना चाहता कि नौजवानों में हिम्मत नहीं होती। अगर हमें हिम्मत होगी तो हम करके दिखाएंगे। तो जब आपने गेट बंद कर लिया तो फिर मैं कैसे घुस सकता हूँ? मैंने बहुत प्रयास किया हम जुड़ के काम कर लें, जितना कर सकता। रितेश पांडे की तरह बोल रहे हैं। अंबेडकर नगर के सांसद इस्तीफा देके बीजेपी में जाना था, कह रहे थे बहन जी हमको बुलाई नहीं रही, कभी संपर्क में ही नहीं है, और दिया इस्तीफा, 2 घंटे बाद बीजेपी में चले गए ऑन कैमरा। उनको अंबेडकर नगर से टिकट दे दिया बीजेपी ने तुरंत। देखो, एक बात तो आप मानोगे कि बीएसपी ने तमाम लोगों को मौके दिए नेता बनने का, एमपी बनने का, एमएलए बनने का, लेकिन जब वो नेता बन गए तो उन्होंने बीएसपी को छोड़ दिया। एमपी एमएलए नेता नहीं होते राजीव भाई। मैं कहाँ एमपी एमएलए हूँ? मैं तो आपके यहाँ बैठा हूँ। ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, पूरे भारत के लोग इसको देख रहे हैं। एमपी एमएलए नेता नहीं होते। नेता नेता होता है जो समाज जिसके साथ इसकी स्वीकारता होती है, जिसके साथ समाज खड़ा होता है। मैं तो एमपी एमएलए होने के ना होने के बावजूद भी हर लड़ाई को लड़ता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा, वही कब तक सेवा करती रहेंगी? अब कुछ सेवा बेटे को भी कर लेने दो ना। तो जितनी सेवा उन्होंने करनी थी कर ली। देखो, हमारे समाज ने, जो बहुजन समाज, एक पेड़ लगाया। छोटा पेड़ था, काशीराम जी के नेतृत्व में बड़ा किया। बड़ा हो गया तो उसने छांव दी, फल दिया, सुरक्षा की समाज की। अब वो पेड़, हर चीज की एक उम्र होती है। अब वो पेड़ सूख गया है। अब ना वो समाज को फल दे रहा, ना छांव दे रहा, ना सुरक्षा कर रहा, तो समाज क्या करेगा बताओ? मैं कह रहा हूं कि आपको आजाद समाज पार्टी का लोकसभा का टिकट नगीना से ज्यादा सेफ लगता है या बीएसपी का? जनता तय करेगी। पिछली बार वहां एमपी कौन है, कौन सी पार्टी का आपको पता? आप माहौल चेक करने आना। बहुजन समाज के हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के हैं। देखिए, नगीना ऐसी सीट है जो 2009 में समाजवादी पार्टी ने जीती, 14 में बीजेपी ने जीती, 19 में बीएसपी ने जीती, ठीक है, और गठबंधन के साथ जीती। और गठबंधन में जब हुआ तो बहन जी ने बहुत ही, इसमें तो मानना पड़ेगा कि उसमें वो अखिलेश यादव से 4 कदम आगे बढ़ के जितनी अच्छी सीटें थी वो बहन जी ने ली। गाजीपुर ली, अम्बेडकर, अच्छी राजनीति, अच्छी राजनीति, कुशल राजनीति के हैं वो, ये उन्होंने दर्शाया। 0 से वो 10 पे गई, अखिलेश जहां थे वहीं रह गए। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। देखिए, आप इसका मतलब आपकी इस बात से स्पष्ट हुआ किसी पार्टी की वो पेटेंट सीट तो नहीं है कि 9 में वो समाजवादी भी थी, 14 में वो भाजपा पे थी, 19 में अलायंस पे इनके पास आई। तो जनता, वहां की जनता जो है ना, भरोसा करती है, विश्वास करती है कि भाई ये आदमी हमारे बात करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि उस बेल्ट में बीएसपी का बहुत अच्छा बेस है, आप ये मानते हैं? तो बीएसपी कैंडिडेट आपके खिलाफ देगी? कितनी विधानसभा सीटें बीएसपी की वहां भी? नहीं, विधानसभा में तो एक ही सीट है, तो उसमें क्या बात है? तो फिर आप फिर समझो, था अब नहीं। अब जनता वहां नया विकल्प चाहती है, चंद्रशेखर आजाद के रूप में। हमने मेहनत की है और बहुत मेहनत की है। आप मेरी बात को याद रखना, आप देखना जाके माहौल क्या में, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको एहसास होगा गरीब भी आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब ने जो संविधान में चंद्रशेखर जी, अभी मुझे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा टिकटों के बंटवारे की जो बैठक हुई थी सीईसी जी, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम लल्ला का आशीर्वाद रहेगा तो 80 में 80 जीतेंगे। आप ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश की हवा अभी चल रही है उसमें आप समेत इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा है? और श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा और उससे के बाद से उपजी भावनाओं का काट क्या है आपके? भाजपा ने खरीद लिया श्री राम जी को, खरीद लिया या डरा दिया सीबीआई इनकम टैक्स द्वारा। फिर मैं कह रहा हूं,
ये आस्था का विषय है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है। वो नास्तिक लोग भी हैं, ये भारत का संविधान इजाज़त देता है सबको। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, लोगों हर गांव में मंदिर है, लोग जाते हैं मंदिर में, पूजा अर्चना करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन वो उनको रोटी भी तो चाहिए, रोजगार भी तो चाहिए। महंगाई में जो कमर तोड़ रहे हो, 350 का सिलेंडर, 1150 का, इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। 120-30 रुपए का आने वाला बिजली का बिल 600 रुपए का, इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। और 20 रुपए की दवाई 100 रुपए की, इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। पेंशन दिखाते हो 500 रुपए महिलाओं को, वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन। 500 रुपए में क्या आता है? जूता नहीं आता एक सही तरह का। कैसे मजाक करते हो गरीबों से, टैक्स लेते हो पूरा और 200 रुपए का राशन देके उनकी वोट को खरीदने के बारे में सोचते हो। अब आप ये बताओ, श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जी तुलसीदास के नाम पर एयरपोर्ट नहीं बनाया बीजेपी ने, वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया। कहाँ? और अयोध्या में। किस नाम से? महर्षि वाल्मीकि। हाँ, अब वाल्मीकि समाज की जिंदगी में कोई सुनिए, जब इस बार जो मेरे पास वो आदेश की कॉपी भी आप कहेंगे तो दिखा दूंगा, इस बार योगी सरकार ने जो 14 दिन का कार्यक्रम रखा था पूजा पाठ का, उसमें वाल्मीकि मंदिरों में भी ढोल कीर्तन इस तरह की बात की थी। और ये शौचालय देके, ये अनाज देके, ये घर देके, जमीन पर योजनाओं को क्रियान्वित करके लाभार्थियों का एक बड़ा बेस, जिस समाज की आप राजनीति करते हैं उसमें बीजेपी ने बना लिया। इससे इनकार करते हैं आप जानना चाहते हैं? पहले वाल्मीकि समाज पे सुन लीजिए। सफाई का काम करने गटर में उतरते हैं, आज भी मैला हाथ से उठाते हैं। तो क्या ये एयरपोर्ट का नाम बनने से क्या उनकी ज़िंदगी बदल गई? आज भी उनके बच्चे सीवर में उतरते हैं, आज भी उनको 7,000, 9,000, 11,000 रुपये काम करना पड़ता है। कभी उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचा प्राइम मिनिस्टर ने? कभी ये सोचा कि उनकी सरकारी नौकरियाँ जो संविधान ने दी थी कि समान काम समान वेतन, और कोई भी काम जो दैनिक होगा वो ठेकेदारी पे नहीं होगा, उसको बदल दिया? कभी उनके बारे में भी सोचा? चुनाव के समय आके हमारे घर खाना खाते हो, चुनाव के समय आके हमारे पैर दबाते हो, चुनाव के समय हमारे बीच में बैठते हो, बेवकूफ़ मानते हो। पढ़ लिख लिए अब दलित समाज के लोग, अब बेवकूफ़ नहीं रहे। ऐसा इलाज किया। अच्छा, वो हाथरस की बेटी भी तो उनसे थी, जिस अपराधियों को बचाने के लिए भाजपा ने पूरे जोड़ लगा दिए। और हमारे वो थे, वो उस समय के जो पुलिस के अधिकारी जिन्होंने कह दिया रेप ही नहीं हुआ, अपने मन से जो सब कुछ वो कर दिया। सब देखा जनता ने, कोई जनता बेवकूफ़ नहीं। अब आप बात करो राशन की और शौचालय की। 75 साल में इस देश में अभी भी गांव में जाके देखो कच्चे मकान है लोगों के, आज भी मकानों पे प्लस्तर नहीं हुआ। ये और किसके पैसे से दे रहे हैं? मोदी जी घर से ला रहे हैं क्या? या अडानी साहब की जेब से आ रहा है? किसकी जेब से आ रहा है? सारा पैसा जनता के टैक्स का है। हमारे टैक्स का पैसा हमारे ऊपर लगाना कौन सा एहसान करना है? हम जितना टैक्स देते हैं, अगर वो इतना उस टैक्स का पैसा हमारे ऊपर लगा दे तो शायद जिंदगी बदल जाए। आप बताओ, प्रमोशन इन रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही बीजेपी सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा देना है? क्यों नहीं देना चाहती? क्यों सर आरक्षण, आप आरक्षण नहीं खत्म कर रही थी भाजपा में? आपको बता रहा हूँ, 2 अप्रैल 2018 देखा है भाजपा ने कि दलित समाज सड़कों पे आके, आदिवासी समाज अपने हकों के लिए लड़ेगा। इसलिए लेटरल एंट्री की, इसलिए संविदा पे भर्ती की, और इसलिए राजीव भाई, इसलिए एक सेकंड ये कंप्लीट करना है। इसलिए सारा सरकार सिस्टम बेच के कोड़ियों के भाव अपने मित्रों को दे दिया कि कोई गरीब का बेटा आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं लग पाए। दलित पिछड़े वर्ग के लोग सब देख रहे हैं, आदिवासी सब देख रहे हैं, हर चीज का हिसाब होगा। चलिए ठीक है, जनता जो फैसला करेगी। 2024 का इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, आप भी जा रहे हैं चुनाव में, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। और अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किसका साथ दिया। मुझे एक चीज आपके यहाँ जरूर रखनी है। मैं जो सड़क पे देखता हूँ, मैं नौजवान साथियों से और हर व्यक्ति से अपील करता हूँ, जब वो सड़क पे निकले तो हेलमेट जरूर लगाएं। बहुत लोगों की जान एक्सीडेंट में जा रही है, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ये बहुत ही जरूरी बात, सच कह रहा हूँ, बहुत लोगों की जान जा रही है। हम डर की वजह से लगाते हैं, पुलिस चालान ना काटती है, हमारी सुरक्षा है। हेलमेट पहनाओ तो कई माँ जो है ना, उनकी कोख सुनी नहीं होगी, कई बच्चे। मैं आपकी इस बात से आंकड़ा भी देता हूं, देश में हर 5 मिनट पर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत होती है, और उसमें 80% लोग या तो कार में बेल्ट नहीं लगाए होते या बाइक पर, 2 व्हीलर्स पर हेलमेट नहीं लगाए होते। तो चंद्रशेखर जी की बात में मैं अपने को शामिल करते हुए कहता हूं, यह सुरक्षा का मामला है, आपकी जिंदगी का मामला है। इसको असुविधा के तौर पे न देखें। बहरहाल इस कार्यक्रम में, इस सेशन में इतना ही। नमस्कार।